तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिनेस स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं विनय विश्वकर्मा में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिनेस स्टडी में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका प्रासरण दाब अधिक होगा। कारण स्पष्ट कीजिए। किसका प्रासरण दाब अधिक होगा और क्यों अधिक होगा, इसका कारण हमें स्पष्ट करना है। तो आइए इसका कारण स्पष्ट करते हैं। देखिए, 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में 0.1 मोल NaCl विलयन का प्रासरण दाब अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि जल में घोलने पर यह दो आयनों में वियोजित हो जाता है। जो NaCl होता है, जल में घोलने पर यह दो आयन में वियोजित होगा। अतः इसका वाटहाम गुणांक 2 × 0.1 मोल होगा। तो 2 से गुणा इसमें हो जाएगा। यूरिया विलयन से क्या होगा? अधिक होगा। जो यूरिया का विलयन होगा उससे ये NaCl अधिक होगा। इस कारण इसका प्रासरण दाब अधिक होगा। इस कारण NaCl का प्रासरण दाब जो होगा अधिक होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो देखिए, उत्तर हमारा है प्रासरण दाब, हेडिंग हमारा है। देखिए, एक विलयन का प्रासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो प्रासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। प्रासरण दाब क्या होता है? एक विलयन का प्रासरण दाब वह अतिरिक्त, यानी वह उसके अलावा जो और दाब है, अतिरिक्त दाब लगा, मतलब उससे ज्यादा अतिरिक्त दाब है, वह ज्यादा दाब है जो प्रासरण को रोकने अर्थात कि विलयन के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। वो होता है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है जो विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। आगे देखिए, तन विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पता पाया गया है कि प्रासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपातिक होता है। अतः प्रासरण दाब पाई बराबर CRT होता है, जहां पाई प्रासरण दाब होता है और R जो होता है गैस का नियतांक होता है। तो हमारा हो जाएगा C बराबर N2/V। तब देखिए, पाई बराबर N²/V इंटू RT, जहां पे N2 जो है ये विलेय के मोलों की संख्या है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो देखिए, दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्टों की सांद्रता घटाने पर चालकता घटती है। दुर्बल एवं प्रबल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्ट की जो सांद्रता होती है उसको घटाने पर विद्युत चालकता क्या होती है? घटती है। अर्थात तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा को वहन करने वाले आयनों की संख्या घट जाती है, यानी विद्युत धारा को ग्रहण करने वाले आयनों की संख्या क्या होती है? घट जाती है। आगे देखिए, विलयन की सांद्रता घटने पर उसकी मोलर चालकता बढ़ती है। इसका मुख्य कारण उसके कुल आयरन में हुई वृद्धि है, जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट उपस्थित हो। प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए मोलर चालकता का मान तनुता के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। इस प्रकार से हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है। व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट है, उसके घोल में कापर की छड़ अगर हम डुबाएंगे तो वह नीला क्यों हो जाता है। जो घोल है, घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग Cu2+, कापर 2+ आयन के कारण नीला हो जाता है। जिसमें 2+ आयन है इसके कारण नीला हो जाता है, क्योंकि CuAg को उसके विलयन
सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना देता है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसकी क्रिया कराते हैं। 2AgNO3 प्लस Cu मिलाएंगे तो हमारा बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस इंटू Ag को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से होगा कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर उसका रंग नीला हो जाता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। तो देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र होता है T हाफ बराबर 0.693 बटे के, जहां पर की जो होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। ये होता है इसका सूत्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये सभी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है। प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती। अब देखिए इसका उत्तर, देखिए अर्धायु हेडिंग हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रता के 50% तक पहुंचने में लगने वाला समय ही उस रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। अभिक्रिया का अर्धायु मतलब अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो किसी रासायनिक की अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रियकों की प्रारंभिक जो शुरुआत की सांद्रता होती है 50% से क्या होती है, 50% तक पहुंच जाती है। जो पहुंचने में जो समय लगता है उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं अर्धायु। यानी जब आधी अभिक्रिया 50% का मतलब आधी अभिक्रिया जब पूरी होती है उस आधी अभिक्रिया में लगा समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आधा टाइम। टी हाफ, टी का मतलब समय, हाफ का मतलब आधा, यानी इसे आधा टाइम से प्रदर्शित करते हैं टी हाफ से। अब आगे देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, जहां के जो होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अतः उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों। तो देखिए किसी संक्रमण श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जब कोई जो संक्रमण श्रेणी होता है उसमें जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसकी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, जिसके कारण संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। परंतु डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर परिरक्षण प्रभाव पड़ता है। जो डी उपकोष होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो परिरक्षण प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। अब आगे देखिए, जो बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को संतुलित करता है। अतः इस प्रकार किसी संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्याएं पहले तीव्रता से बढ़ती हैं और फिर धीरे धीरे घटती हैं। क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, संक्रमण श्रेणी जो होती है उसमें परमाणु त्रिज्याएं पहले बढ़ती हैं खूब तीव्रता से, धीरे धीरे क्या होती हैं, घटती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनचुंबकीय होते हैं, क्यों। तो देखिए संक्रमण धातु आयनों में प्रतिचुंबकत्व तथा अनुचुंबकत्व दोनों होते हैं, अर्थात इनमें दो विपरीत प्रभाव पाए जाते हैं। जो संक्रमण धातु होती है इसमें जो आयन का प्रतिचुंबन होता है और अनुचुंबन दोनों गुण पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, दो विपरीत प्रभाव होते हैं, इसलिए परिकलित चुंबकीय आघूर्ण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, चूंकि डी नॉट इंटू एस सी प्लस 3 टी आई 4 प्लस या फिर डी के पावर 10 इंटू सी यू प्लस जेड एन 2 प्लस विन्यासों को छोड़कर संक्रमण धातुओं के सभी सरल आयनों में n-1 इंटू डी उपकोषों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः संक्रमण धातुएं तथा अनेक अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। ये कॉपर होता है, ये होता है जिंक, टाइटेनियम होता है, ये होता है स्कैंडियम। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र IUPAC नियमों के आधार पर लिखिए। तो हमारा दिया हुआ, ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, डाइक्लोरोबिस एथेन 1 2 डाई एमीन कोबाल्ट।
तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से होगा, इसका सूत्र देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए सॉरी यहाँ पे और है, कह रहा है कि देखिए डाई क्लोरोरिडोबिस एथेन 1 2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये है इसका। तो देखिए क्या है हो जाएगा, इसका सूत्र जो हो जाएगा डाई क्लोरिडोबिस एथेन 1 2 डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस प्रकार इसका सूत्र यहाँ पे हो जाएगा COCl2 इंटू EN का होल टाइज इंटू Cl, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि आयरन 3 हेक्सा साइनोडोफेरेट 2। तो देखिए आयरन 3 हेक्सा साइनोडोफेरेट 2 जो है देखिए हो जाएगा Fe4 F इंटू Fe इंटू Cn का Cn के पावर 6, इस प्रकार से हो जाएगा इसका सूत्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उप सहसंयोजक यौगिक Cu इंटू NH3 के पावर 4 इंटू SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तुम्हें क्या करना है, कॉपर का क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए माना कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, हमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तब देखिए कॉपर की जगह पर हम यक्स लिखेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा 4 है, इसके इंटू 4 है तो हम पहले 4 को लिखेंगे क्योंकि 4 से गुणा हुआ है। और NH3 जो है NH3 की जब हम ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे निकालेंगे तो ये 0 आएगा, तो हमने यहाँ पे 0 रखा और प्लस लगाया हमने, और फिर हमारा SO4 का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2 होता है, कितना -2 होता है, तो हमने यहाँ पे इसको रखा। अब इसके बाद हम इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा और जो x का मान होगा वही हमारा होगा ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए यहाँ पे 4 का गुणा होगा 0 में तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे हमारा बचेगा x - 2 बराबर 0, ये बचेगा। तो x बराबर हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो कॉपर का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा है +2, इस प्रकार से कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। क्या है, CH3 इंटू 3C और फिर है क्या CH2VR। तो देखिए उत्तर हमें लिखना है कि CH3 के होल में 3 मतलब पावर 3 इंटू C और फिर CH3BR का IUPAC नाम हमें लिखना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ब्रोमो 2 उसके बाद 2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो अगर आपको IUPAC नेम लिखना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे हमने सही तरीके से बता दिया, आप किसी भी धातु का आप IUPAC नेम आराम से लिख सकते हैं, किसी भी यौगिक का। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन का उदाहरण लेते हुए फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझाइए। तो देखिए उत्तर फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए हमारा है एल्कीलीकरण यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारा क्लोरीन है Cl, इसके रिंग में जो लगा है Cl से हम क्रिया करा रहे हैं CH3Cl से निर्जल AlCl3 पे, तो यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH3 और प्लस में हमारा हो जाएगा क्या Cl और फिर CH3, इस प्रकार से बनेगा, तो ये फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद है एसिलीकरण, तो देखिए एसिलीकरण में क्या यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हमारा रिंग बेंजीन बना हुआ है, रिंग बना तो यहाँ पे देखिए Cl है, क्लोरीन बना हुआ है यहाँ पे, इसकी हम क्रिया कराएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C और फिर डबल बॉन्ड O इंटू सिंगल बॉन्ड Cl, क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 पर, तो ये बनेगा हमारा क्या, यहाँ पे देखिए रिंग बना हुआ है, उसके बाद Cl हमारा क्लोरीन है, उसके बाद यहाँ पे बना है सिंगल बॉन्ड से C जुड़ा है, उसके बाद डबल बॉन्ड से O सिंगल बॉन्ड से CH3 प्लस में हमारा बना है Cl लगा हुआ है रिंग में और फिर C है सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ा है, डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इस प्रकार से ये हो जाएगा फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं करते। तो देखिए उत्तर
अल्कोहल तथा KI अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि KI सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट बना लेता है, यानी K2SO4 बना लेता है। कैसे देखिए यहाँ पे कराते हैं क्रिया KI प्लस H2SO4, तो देखिए हमारा हो जाएगा K2SO4 इधर आ जाएगा और SO2 इधर आ जाएगा हमारा, और उसके बाद I2 इधर हो जाएगा और H2 इधर हो जाएगा। तो क्या बना हमारा, बना K2SO4, ये हमारा बना पोटेशियम सल्फेट बना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? तो देखिए फिनाल अल्कोहलों से अनुनाद अस्थायीकरण के कारण अधिक अम्लीय होता है। क्या होता है, ये अधिक अम्लीय होता है। फिनाल जो होता है अल्कोहल से अनुनादी स्थायी के कारण अधिक अम्लीय होता है, इसी कारण फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए एसिटिलीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक कार्बनिक यौगिक में एक एसिटिल समूह यानी CH3CO के लिए हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण कहलाता है। जब अल्कोहल को किसी एसिड से अभिक्रिया करते हैं तब एस्टर बनने की अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। आगे देखिए यहाँ पे हमारा CH2H5OH ये हमारा एथिल अल्कोहल है। उसके बाद हमारा CH3COOH हमारा है एथेनोइक अम्ल। अब इसकी हम कराएंगे क्या, एसिटिलीकरण क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा C2H5OCOCH3 जो कि एस्टर बन जाएगा, ये एस्टर है। उसके बाद हमारा बनेगा H2O जल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कीटोन फेहलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, क्यों? तो देखिए कीटोन फेलिंग विलयन तथा टाटेल अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देते हैं, क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं। तो देखिए क्योंकि फ्रक्टोज में प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित होने के कारण यह अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें प्राथमिक अल्कोहल समूह CH2OH फेहलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड समूह CHO में परिवर्तित हो जाता है जो फेहलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। तो इसलिए अपचयित करता है और अपचयित नहीं करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, कारण बताइए। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लुईस अम्ल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है जबकि एनिलीन क्षारीय प्रकृति का होता है जिसके कारण एनिलीन निर्जल AlCl3 से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर लेता है। इसमें NH2 समूह होने के कारण बेंजीन वलय निष्क्रिय हो जाती है तथा एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती। तो इसलिए जो होता है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं, कारण बताइए। तो देखिए अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण एथिल एमीन जल में घुलनशील होता है जबकि एनिलीन में हाइड्रोजन बंध अनुनाद प्रभाव के कारण नगण्य होता है, इसलिए यह जल में अविलेय अघुलनशील होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक डाइसैकेराइड, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो देखिए उत्तर, डाइसैकेराइड का नाम है सुक्रोज। डाइसैकेराइड अणु का सूत्र जो है अणुसूत्र है C12H22O11 जो ग्लूकोज होता है। अब देखिए सॉरी C12H22O11 ये होता है सुक्रोज का सूत्र होता है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना होती है उस पर में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो देखिए उत्तर, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है।
ये पहला क्रम हो गया। प्राथमिक संरचना यानी 1, उनके पावर 1 नॉट मतलब कि प्राथमिक संरचना। तो किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्लों के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। अब देखिए प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो देखिए किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना 2 के पावर 2 जिसे हम कह सकते हैं 2 नॉट। तो किसी प्रोटीन की द्वितीयक 2 नॉट संरचना है, तो द्वितीयक संरचना को 2 नॉट कहते हैं। संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं, अल्फा यानी कि हेलिक्स, बीटा यानी कि प्लीटेड शीट रचना। तो इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह सभी क्वेश्चन हमारे संपूर्ण किताब से लिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।